लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं कि ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीज़ा ऑफिसर ये एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, मे बी कि वो अगर क्या ख्याल है आपका? एप्लीकेशन दो किस्म के होंगे, या इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे 5 साल के बाद, या एक्सटेंशन के लिए 40 दिन अभी वो नीचे हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्या है इनके लिए? विदाउट लुकिंग एट द वीज़ा मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने 5 साल से थोड़ा नीचे दिया, 40 days, लेकिन आई बिलीव दैट इफ़ यू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनेट स्टे, तो वो करें हाईलाइट, एप्लीकेशन में हाईलाइट करना चाहिए कि 5 साल क्लियरली जो है कि ये जो आपको आप समझते हैं कि आपको इंडेफिनेट स्टे मिलनी चाहिए, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप वो ख़त भेज दें। तो अगर आप वो क्वालिफाई नहीं होते इंडेफिनेट के लिए, तो फिर एक्सटेंशन वो खुद आपको दे देंगे, एक्सटेंशन वो खुद दे देंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अली लंदन से बात कर रहा हूँ। जी जी अली, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने ई अप्लाई किया और 6 महीने कोई जवाब नहीं, बता दे टाइम लग। अली आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक होकर आ रही है, हमें आपकी बात की समझ नहीं आ रही है। आप दोबारा ट्राई कीजिए प्लीज़। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ कार्डिफ से। जी काशिफ, क्या पूछना चाहेंगे आप? सवाल है अपने एक्सटेंशन के बारे में था। जी जी कि मैं एक्सटेंशन की वजह से, जी जी और मेरी 2 साल की पहले वीजा हुआ था जो मैंने एक्सटेंशन करवा ली था 3 साल का जी। और अब 1 साल पूरे हो रहे हैं, मैं एंटर इस कंट्री में लेट मेरे भी तकरीबन 4 साल हैं। जी जी लेकिन वो मेरे 4 साल बनते हैं, मैं आया था, मेरा पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा जी। तो वो इस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, वरना बाकी सारी रिक्वायरमेंट मेरे पास पूरी है। तो मैं मुझे ये नहीं पता कि मेडिकल ग्राउंड पे क्या वो लोग कर सकते हैं एक्सटेंशन, मुझे डेफिनेट दे सकते हैं, या मुझे एक और एक्सटेंशन अच्छा जी। करना पड़ेगा? मेडिकल बेसिस के ऊपर जो है हुआ ये कि आप रीजंस थी, ऐसी रीजंस थी जिनकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सके। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेडिकल रीजंस जो ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है उनसे बात करके तो जो आपकी इंटाइटलमेंट है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यही सवाल है आपका? मैं ये मेरा 5 साल का पीरियड पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं लेट एंटर होता था। जी, लेट एंटर होते थे। तो ठीक है, बीमारी के हवाले से तो मेरे ख्याल में अच्छा, नॉर्मली ये 5 साल इनको वीज़ा मिला था, लेकिन 1 साल वो निकाल दिया था चूँकि वापस पाकिस्तान से जिस मुल्क से वो एक्सीडेंट हुआ था वापस नहीं आ सकते थे उस टाइम में। 5 साल के बाद नॉर्मली इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उनको ये कहा कर सकते हैं होम ऑफिस को कि रीज़न यही है कि 1 साल मुझे बाहर से रहना पड़ेगा, मेरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आउट ऑफ माई कंट्रोल, इसलिए मैं 1 साल बाहर रहा मुल्क में। डिस्क्रिप्शन होगा होम ऑफिस से, अगर वो आपको वीज़ा देते हैं इंडेफिनेट के लिए। अगर आपको नहीं देते वीज़ा तो फिर आपको वो एक्सटेंशन के लिए देंगे फिर। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द होम ऑफिस, अगर आपको वो 5 साल इंडेफिनेट देते हैं ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको 1 साल एक्सटेंशन और देंगे आपको। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? शफीक बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी शफीक, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं सर इस कंट्री में 1990 में आया था। 1990 में आए थे? जी हाँ जी। तो मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया था। जी जी। तो बात ये है कि मैंने तकरीबन 3-4 साल असाइलम अप्लाई किया, उसका मैंने फॉलो नहीं किया, छोड़ दिया था। जी जी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2006 में मैं मैरिज कर ली थी। जी जी। तो जब मैरिज कर ली तो तकरीबन 24 महीने बाद मेरा जो ना उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था। जी जी। तो बात ये है कि मैंने ना पिछले साल मुझे डेफिनेट मिला था जी। तो बात ये है कि मैं अभी अपनी नेशनलिटी अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना? जी जी। तो क्या मैं कर सकता हूँ? आपके इंडेफिनेट से पहले जो पीरियड था वो आपने कितने साल गुजारे यहाँ पे इंडेफिनेट से पहले? इंडेफिनेट से पहले तकरीबन 2000 तकरीबन 3 साल है या 2 साल गुजारे? अभी इंडेफिनेट मुझे पिछले साल मिला है। इंडेफिनेट पिछले साल मिला है, लेकिन आपका उससे इंडेफिनेट से पहले कितना टाइम पीरियड आपका गुजरा है? उस वक्त कौन सा वीजा? 1990 से आया हुआ है, तकरीबन 20 साल। लेकिन इनका शादी की बेसिस पर फिर 10 साल का। जी जी। आपका जो स्पाउस वीजा शादी की बेसिस पर आपका 2 साल का लगा था, पहला जो लगा होगा वीजा यहाँ पे? नहीं मेरा शायद मैं इनलीगल था, हाँ जी। जी जी। फिर आपने शादी की, आपने कहा शादी
जी, तो शादी जब हुई तो आपकी शादी की बेसिस पे वीजा लगे या असाइलम की बेसिस पे? शादी हाँ जी, शादी की बेस। इंडेफिनिट स्टे मिला तो शादी के बेसिस पे। इंडेफिनेट स्टे मिला था या 2 साल का लगा था? इंडेफिनेट। अच्छा, इंडेफिनेट लगा था। इसकी वाइफ ब्रिटिश है? ब्रिटिश हैं या आप जी, मिसेस ब्रिटिश है। जी, अच्छा, बेसिकली इनको ये शो करना है कि मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं इस मुल्क में। 3 साल। 3 साल ठीक। जो ब्रिटिश सिटीजन है, अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश है, हाँ 1 साल इंडेफिनिट के लिए मुकम्मल करने की जरूरत नहीं है। सही है। 3 साल शो करने पड़ते हैं कि यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। सही। इन्होंने एप्लीकेशन की लास्ट ईयर, तो सही। 1 साल बनता है। सही। बाकी जो पीरियड है इस मुल्क में, अगर वो एप्लीकेशन उन्होंने डाला था शादी के लिए, उनको जो स्टे मिली थी या वो आप वो जो वक्त है आप उस अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको मिला ही इंडेफिनेट स्टे शादी के नहीं, ठीक है, फौरन लेकिन जो इन्होंने एप्लीकेशन डाला था इंडेफिनिट के लिए, अगर 2 साल लगे थे, 3 साल लगे थे, उसके बाद उनको मिला था इंडेफिनिट के लिए, इंडेफिनिट मिला था, हाँ जी। तो वो जो पीरियड है आप वो भी शामिल हो उसको सकते हैं। शामिल काम कर सकते हैं। तो ये अप्लाई कर सकते हैं हाँ, in बिल्कुल। case अगर इनकी शादी ब्रिटिश सिटीजन से हुई है। उम्मीद मेरे है ख्याल में ये क्वालिफाई होते हैं नेशनलिटी के लिए। मेरे ख्याल में जैसे शकील साहब कह रहे हैं कि आप क्वालिफाई होते हैं शफीक साहब, तो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, इकराम कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी इकराम, क्या पूछना चाहेंगे? आप तो बड़े करीब से बोल रहे हैं बर्मिंघम से। जी सर, ये पूछना चाह रहा था कि मुझे इंडेफिनिट मिला था 2008 में अगस्त में। जी, तो अभी तक उसके बाद मैं कितने दिन बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आपका जो इंडेफिनेट स्टे हुआ था शादी की बेसिस पे हुआ था? नहीं, शादी बेस पे नहीं हुआ। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया था 2001 में और असाइलम अप्लाई किया था। जी, तो आपको शादी मैंने की थी 2005 में। जी, लेकिन शादी का केस मैंने सबमिट नहीं किया था। सही है। तो आपका असाइलम की बेसिस पर आपको जी, असाइलम की बेसिस पे आपको इंडेफिनेट मिला है? मे बी फिर वो लेक्सी में चेंज करके उन्होंने मुझे पेपर पे इंडेफिनिट भेजा था। अच्छा जी। अगस्त 2008 में। लेकिन इंडेफिनेट पे अगर शादी की बेसिस पे तो उस पर सेटलमेंट लिखा हुआ आता है। आपके ऊपर क्या सिर्फ इंडेफिनेट लीव अगर था तो वो ऑब्वियसली लेगेसी की बेसिस पर जो असाइलम का केस किया होगा उसकी वजह से मिला होगा आपको। मे बी सर, लेकिन इंडेफिनिट मिला, सेटलमेंट जो लिखा हुआ है सेटलमेंट तो फिर शादी की बेसिस पर है। किस ईयर में मिला था? 2006 में मिला था आपको? 2008। 2008 में। 2008 में अगर आपको शादी की बेसिस पे इंडेफिनेट स्टे मिला है तो अब जो है अब शकील साहब, एक वाइफ ब्रिटिश है या वाइफ? मिसेज आपकी ब्रिटिश हैं या जी, मेरे वाइफ ब्रिटिश है और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह इनके 3 बच्चे भी हैं और मिसेज ब्रिटिश हैं। अच्छा, बेसिकली अगर इनको वीज़ा मिला था 2008 में, तो अभी हम 2011 में हैं, तो अगर 3 साल मुकम्मल कर लिया तो फिर अपना नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडेफिनेट लीव अगर आपके पास है और आपको वो शादी की बेसिस पे मिला और आपको 3 साल लीगली मुल्क में हो चुके हैं इंडेफिनेट लीव के ऊपर, तो फिर आप जो है अच्छा, अगस्त में अप्लाई करें। अगस्त में आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। उम्मीद है आपको जवाब समझ आ गया होगा। प्लस जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश टेस्ट का वगैरह वो भी आपको करना पड़ता है। अच्छा, किसी साहब यही सवाल पूछना कि शादी की बेसिस पे बाज़ दफ़ा अमूमन ये होता है कि 2 साल का और फिर इंडेफिनिट लीव मिलती है, तो पिछले 2 साल और आने वाले जो 2 साल होते हैं वो काउंट करके 3 साल का पीरियड पूरा करके तो आप नेशनलिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी स्ट्रेट अवे आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है तो उस बेसिस पे आपने अगर पिछले 3 साल, लेट्स सपोज आपने किसी मैं एक क्लाइंट की या किसी भी की बात करता हूँ कि वो शादी का केस सबमिट कराते हैं 2008 में। 2008 के बाद जो है वो केस चलता रहता है। 1 जनवरी को वो लेट्स सपोज उन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई है, 2010 1 जनवरी में 2 साल के बाद उनको इंडेफिनिट लीव मिलती है। तो क्या वो फिर 1 साल गुजारने के बाद जनवरी को फिर अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन वो डालते हैं तो उस एप्लीकेशन के जरिए आपको स्टे मिलता है, तो वो आप रेजिडेंस में ला सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इतना अर्सा हुआ यहाँ रहने के लिए। दूसरा मसला ये है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ब्रिटिश सिटीजन है तो जो पक्की स्टे है, इंडेफिनिट स्टे, वो साल मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ ब्रिटिश नहीं है तो जो इंडेफिनिट का जो स्टे है उसको 1 साल मुकम्मल करना जरूरी है। सही है, ये डिफरेंस। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ असलाह से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैंने एक्चुअली अक्टूबर 2005 में केस किया था सालब का। जी, तो मैंने केस करने के बाद जो मेरा इन्होंने वापसी भेजे थे, ट्रेनिंग सेंटर पे भेजे थे, तो वापसी पाकिस्तान भेज दिया था। आप दोबारा कहिए, आपने क्या किया? मैं असालम अप्लाई किया था ना 2005 में। जी, फिर? जी अक्टूबर में। जी,
तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती पाकिस्तान वापस भेज दिया, जो कि मेरा केस हाई कोर्ट में लगा हुआ था। अच्छा जी जी, तो फिर मैं उसी वक्त 2 महीने के बाद वापस आ गया था। अच्छा जी, बड़ी हिम्मत की आपने जी। तो क्या इसमें मेरा गैलेक्सी में केस आता है या नहीं आता? अच्छा जी, इन केस जब इनका केस हाई कोर्ट में चल रहा था और उस दौरान इनको वापस भेज दिया गया और ये फिर दोबारा 2 महीने के बाद आए, तो क्या लेगेसी में इनका बनता है? अगर बनता है नहीं, क्योंकि अच्छा जब वो मुल्क छोड़ते हैं जो जी। एनी एप्लीकेशन जो उन्होंने डाला है वो खत्म हो जाती है। अच्छा जी, तो अगर ये गए थे 2 महीने के लिए, वापस आए थे, अगर इनको पकड़ के भेज दिया गया था जो जो मर्जी हो, अगर आप पकड़ते भेजा है या रिमूव किया है या खुद आप वॉलंटरी चले गए थे, तो उनका तो केस सब जो केस खत्म हो पेंडिंग जाता है होम ऑफिस में वो सब खत्म हो जाता है। है। तो अगर ये कुछ मजीद करना चाहते हैं तो ये होगा कि फ्रेश हाँ, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो दोबारा डालना पड़ता है होम ऑफिस में, पे कर बिल्कुल हाँ, सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर अगर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको जो है सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। हमारे साथ प्रोग्राम में एक और कॉलर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये कॉलर ड्रॉप हो गए हैं। अयूब साहब, आखिर में आप कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में कम्युनिटी को पैगाम ये है, या देखो जैसे शकील साहब ने बात की, या कुछ हमारा लेजिस्लेशन अभी तब्दील हुआ है। ये जो अभी 1 मई में एक कानून चेंज हुआ था जिसमें अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा वीज़े का स्टेटस है तो आप इस मुल्क में शादी कर सकते हैं। सही। ये जो अभी नवी गवर्नमेंट की लिब डेम और कंजर्वेटिव के साथ से आई हुई है, 1 साल आप पता है, और ये हमारी कम्युनिटी में बेनिफिट है। और इस लिहाज से जो शादी का जो 18 साल है वो भी हम कोशिश करेंगे और लॉबी करेंगे जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, और जो इंग्लिश टेस्ट भी है बाहरी मुल्क से वो भी हम कोशिश करने वाले हैं, या ये ऊपरी कंडीशन नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा पैगाम है, जो हम कम्युनिटी की जितना भी हम काम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों की खिदमत में नू टीवी की तरफ से कम्युनिटी की खिदमत के लिए पेश किया जाता है। हम कवानीन के हवाले से आप लोगों को मशवरे देते हैं। आप बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर जो ईमेल एड्रेस आता है उस पर आप हमें ईमेल्स भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके ईमेल्स को पढ़कर उनका जवाब आपको दिया जाए। कानून के हवाले से यूके गवर्नमेंट में जब हम रहते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें कानून के हवाले से मालूमात होनी चाहिए, हमारे हकूक़ के हवाले से भी, और हमारी जो यहाँ के शहरी होने के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हमें उनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही एक बेहतर असलूब है कि आप किसी भी मुल्क में जाएँ तो उस मुल्क के जो कानून का एहतराम और उस मुल्क के कानून की जो नो हाव है वो हमें होनी चाहिए, क्योंकि यही एक बाशऊर शहरी का तरीक़ेकार होता है। इनके अलावा ये तमाम कानूनी जो ज़रूरियात हैं ये हमें पता होनी चाहिए। हमें बेहतर तरीके से जो काम हैं, अपने जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं जिनमें हमारे गाड़ी के रोड टैक्स से लेके इंश्योरेंस से लेके कोई भी हमारी ज़िंदगी से रेलेवेंट जितने भी काम हैं हमें अप टू डेट होना चाहिए, ताकि हमें किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये तो कानूनी दुनिया के कानून के हवाले से या यूके के कवानीन के हवाले से है। एक कानून जो हमें और सीखना होता है वो है फितरत का कानून है, अल्लाह ताला की तरफ से वज़ा करदा कानून जो कुरान पाक की शक्ल में हम सब के साथ हम सब के सामने मौजूद है और हमेशा तक ता क़यामत मौजूद रहेगा। हमें उसकी भी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर अगर आपको मालूमात हासिल करनी है या ज़िंदगी के किसी पहलू में भी आपको कोई मुश्किल पेश है तो आप ये किताब खोल सकते हैं। ता क़यामत तक ये एक रोशनी की शक्ल में हम सब के सामने मौजूद है और हमें इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। ना सिर्फ हमें इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए बल्कि ऐसे लोग जो इस किताब का इल्म रखते हैं उनकी सोहबत हमें इख्तियार करनी चाहिए, ताकि ये कानून हमारे जहनों में, हमारे वजूद में रच बस जाए और हमारी ज़िंदगी में इसके अमली आसार नज़र आएँ। मैं अपने प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए काउंसलर अयूब खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। कबीर खान साहब, आप प्रोग्राम में आए, तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शकील खान साहब काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून हूँ आप प्रोग्राम में आए और हमारे सामीन को आपने उनके सवालात के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।
मैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी टाइम पे एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँगा और आपके इमिग्रेशन के हवाले से या निजी ज़िंदगी के हवाले से, कानून के हवाले से जितने भी सवालात हैं उन पे मालूमात भी देंगे। ना सिर्फ मालूमात देंगे बल्कि आप लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे। आप लोगों से मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।